ये देश डाइवर्ट एंड रूल से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो भाईचारे से चलेगा। ये देश एकता से चलेगा। ये चल मोहब्बत के पैगाम से चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ, हिंदुस्तान संपादक का जो चेयरमैन है, डायरेक्टर है, उनका ताल्लुकात किससे है, इसका निकाल लीजिएगा ब्यौरा। वही सुधीर चौधरी जब किसान धरने पे बैठा हुआ था, उसको खालिस्तानी के नाम से संबोधन कर रहा था, तब देश की सरकार चुप बैठी हुई थी। वही आरएसएस है जो विभिन्न संस्था, विभिन्न हिंदूवादी संगठन बनाकर देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रही है। इन दिनों सदन चल रहा है और सदन में जम करके बवाल हो रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी के सांसद हों या फिर कांग्रेस के या फिर चाहे नरेंद्र मोदी खुद हों। नरेंद्र मोदी अकेले सब पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है सुमित कि मोदी जी सब पे भारी हैं या फिर कमजोरी में सबसे भारी पड़ रहे हैं? देखिए, आप लोगों के लिए हो सकता है कि मोदी जी सब पे भारी है। अगर कोई इस देश में कोई भारी है तो वो देश की जनता भारी है, और देश की जनता अगर किसी पे भारी है तो इस तानाशाही सरकार पर और इस देश के प्रधान पे भारी है। हमारे शेर से सब लोग डरते हैं। आप किस शेर की बात करते हो? जो शेर बुनियादी मुद्दों की बात की जगह वो सरनेम पे आ जाता है कि सरनेम क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस शेर की बात करते हो। जो शेर आज देश की आर्थिक व्यवस्था डामाडोल है और विश्व में भारत की कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही है, और उस पर ना अपनी बातें रख के, अपनी आवाज़ रख के, और बातें रखते हैं कहाँ पे जाके, पंथ को और क्षेत्र को लेकर जाकर बात रखते हैं। ये जो सरनेम की बात आपने कही, सरनेम क्या मतलब, इसका समझा जाए? सरनेम आपने देखा नहीं? सदन में चर्चा चल रहा था, अडानी को लेकर चर्चा चल रहा था, सदन में चर्चा चल रहा था, देहरादून में जो बच्चों पे जो लाठीचार्ज पुलिस ने किया उसको लेकर चर्चा चल रहा था। अचानक से उनको याद आ गया कि सरनेम गांधी होना चाहिए कि नेहरू होना चाहिए। अरे भाई, हमारे और आपके परिवार में कोई सदस्य है, बेटी या बेटा, क्या सरनेम रखेगा? उसको आज़ादी है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब क्या होता है? आप किसी को एक लोकतांत्रिक देश में ये बताओगे कि एक रोटी पूछ के खाना है सरकार से या नहीं खाना है? यार, ये सरकार से ये पूछ के करोगे कि मुझे किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है? आप किस देश की बात करोगे? मुसलमान को राज्यपाल बना दिया गया है आंध्र प्रदेश का, और क्या चाहिए? मुसलमान, उस मुसलमान की बात करो, अब्दुल नजीर साहब की बात कर रहे हो, जो मोदी जी को हमेशा खुश करने के चक्कर में लगे रहते थे। वो गुजरात से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, इन्होंने जब तक वो सदस्य रहे हैं न्यायालय के अंदर, उन्होंने एक ही पंथ और एक ही पक्ष के लिए अपना सुनवाई किया है, और सुनवाई केवल मोदी गुट को खुश करने के लिए किया था, और जिनका फायदा ये हुआ, उन्हें गिफ्ट के रूप में आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया अब्दुल नजीर साहब को। राम मंदिर पर फैसला सुनाते हैं, जो पूरी टीम थी, जो जितने जज थे उसमें भी शामिल थे, तो जाहिर सी बात है जो सच है सच के साथ खड़े हैं, और अगर उन्हें राज्यपाल बनाया जा रहा है, उनमें योग्यता है, उस आधार बनाया जा रहा है राज्यपाल उन्हें। जब स्टैंडिंग कमेटी, जब उसमें सुप्रीम कोर्ट का था, उसमें 5 सदस्य, फाइनल सदस्य बता रहा हूं मैं, 5 सदस्य की टीम थी। 5 सदस्य की टीम का जब वोटिंग हुआ था तो 3-2 का वोटिंग हुआ था, आपको ही पता है। और उन 3-2 में 3 में जो सदस्य थे उसमें एक जो था अब्दुल नजीर साहब थे, आपको पता होना चाहिए। एक जो थे तरुण गोगोई साहब ने जो सुनवाई दिया था, आपको पता ही है। तरुण जो गोगोई साहब है, उनको राज्यसभा सांसद भेज दिया गया असम से, इनको राज्यपाल बना दिया गया आंध्र प्रदेश से। और एक महानुभाव है, वो आप पता ही है, चीफ जस्टिस बने बैठे हैं। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? यही तो है, मैंने क्या यही कहा? तो डाइवर्सिटी है। मैंने सभी लोगों को मौका दिया जा रहा है। मैंने क्या कहा? आप डिवाइड एंड रूल से नहीं चलेंगे। ये देश डाइवर्ट एंड रूल से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो भाईचारे से चलेगा। ये देश एकता से चलेगा। ये चल मोहब्बत के पैगाम से चलेगा। मैं बार बार यही बात कहता हूँ। बार बार कहने का मतलब ये है, इस देश का जो समस्या है, हमारी जो समस्या है, बुनियादी समस्या, हमारी समस्या क्या है? रोजगार की स्थिति क्या है? किसानों की स्थिति क्या है? जवानों की स्थिति क्या है? देश में बहन और बेटियों की स्थिति क्या है, उस पर बात क्यों नहीं जाकर? और शासन और प्रशासन में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, उस पर बात क्यों नहीं जाकर? बर्दाश्त कीजिए, मोदी जी बेहतर काम कर रहे हैं। देखिए हिंदुस्तान ने क्या छाप रखा है, मोदी पुतिन को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अमेरिका कह रहा है, जो बहुत बड़ी ताकत है पूरी दुनिया में, सुपर पावर है, वो भी कह रहा है मोदी जी से, मोदी जी बहुत ताकतवर नेता हैं। ये किसका कटिंग है, आपको पता है? हिंदुस्तान अखबार कह रहा है। हिंदुस्तान अखबार किसका पता है? आपको पता है? पत्रकारिता को आपने जिंदा मार दिया इस लोकतंत्र देश में। लोकतंत्र की हत्या करने का काम आपने किसी को किया है? इस देश में किसी सरकार ने किया है? इस मोदी सरकार ने किया है। सबसे पहले मीडिया हाउस को इसने कब्जा कर लिया, फिर उसके संपादकीय
अखबार के माध्यम से इनको कब्जा कर लिया, पूरे क्षेत्र को इन्होंने कब्जा कर लिया। आप इसको बता रहे हो, ये तारीफ कर दिया तो आपको बता रहे अमेरिका ने तारीफ कर दिया, और अमेरिका में एक भी खबर नहीं छपती है तो कहता अमेरिका तो भारत के साथ आता ही नहीं, अमेरिका तो आतंकवाद सुन लीजिए वही के अंदर। हाँ। आप किसकी बात, ये अखबार जिसने अमेरिका के माध्यम से जो अमेरिका का नाम लेकर जिसने छापा है, मैं कह रहा हूँ उस फॉर्म से क्यों डर गए? छोटे से फॉर्म, 5 बंदों का फॉर्म हिडनबर्ग। मतलब मोदी के जब खिलाफ आए, अडानी खिलाफ आए, आप लोग सच मान लेते हैं। जब मोदी जी तारीफ करे तो आपको दिक्कत होती है। मैं ये कह रहा हूँ, हिंदुस्तान संपादक का जो चेयरमैन है, डायरेक्टर है, उनका ताल्लुकात किससे है इसका निकाल लीजिएगा ब्यौरा, आपको हकीकत पता चल जाएगा। ताल्लुकात के भाई पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं, काम करते हैं। आप ये कहना मीडिया हाउस की जब बात करता हूं मैं, पूरी मीडिया हाउस की, तो सारे मीडिया हाउस का ताल्लुकात कहां से निकलता है आपको नहीं पता। कल आपने देखा, सुनिए, कल आपने 2014 में पैदा नहीं हुआ है हिंदुस्तान, बहुत पहले से है हिंदुस्तान। यही बात तो मैं भी कहना चाहता हूँ, ये बार बार मुझे कह के बताना पड़ रहा है, जताना पड़ रहा है 2000, लेकिन कुछ लोग, अरे भैया 14 में ही मोदी जी आए हुए हैं ना, ताल्लुकात कैसे बन जाएगा? सुनिए, 2014 के बाद से वो सारे लोग जिसपे किसी ना किसी चीज में आरोप थे, आरोपित हुए भी थे, जैसा सुधीर चौधरी साहब, हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट शो चला रहे हैं आजकल, हाँ। उनको सरकारी नौकर जो है आजकल उन्हें घूस लेने वाले दिख जा रहे हैं। जो घूस लेके तिहाड़ में गए तो उन्हें पता नहीं अपनी हकीकत। जो कांग्रेस के टाइम पे किसी नेता से क्या एजेंडा चलाना है उसके नाम से घूस लेते हुए पकड़े गए थे। जिंदल की स्टिंग में फंसे हुए थे वो। हाँ वही बता रहा हूँ, जिंदल साहब से, वो सांसद से उस टाइम पे पकड़े गए थे ना। वो सरकारी नौकर पे अगर तंज कस रहा है ना, तो आप समझ लीजिए किससे क्या बुलवाना चाह रहे हैं, क्या नहीं बुलवाना। वही सुधीर चौधरी जब किसान धरने पे बैठा हुआ था, उसको खालिस्तानी के नाम से संबोधन कर रहा था, तब देश की सरकार चुप बैठी हुई थी। तब कहाँ चले गए थे भाई? तब कहाँ व्यक्ति चली गई थी? है आप किस मीडिया में वो लोग, तमाम लोग हैं, अंजना उनका सब कौन है जो हमेशा तंज करती है, जिसको खुद ही नहीं पता मेरी संस्कृति और सभ्यता क्या है, और आप बात करते हो इन लोगों की। अरे बात आप कर रहे हो व्यक्ति की, तो बात आप देश की जनता की बात कीजिए, हमेशा यही बात करो। आज देश के अंदर मैं फिर कह रहा हूँ, उस धार्मिक उन्माद लोगों को आप कहते हो पत्रकार है? पत्रकारिता को निचले स्तर पर ले जाने का काम कर रहे हो आप लोग है। जो भाईचारे की बात करता है, जो समानता की बात करने की बात बार बार करता है, जो बुनियादी मुद्दों की बात करता है, उसके यहाँ ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है, और पूरी देश की जनता जब धरने प्रदर्शन के लिए सड़कों पे आती है, तो आप लाठी और डंडों से उनके ऊपर अत्याचार करते हुए, जिस तरह से अंग्रेजों ने। आप कांग्रेसी लग रहे हो। आप अगर मैं देश की सरकार से अगर अन्याय हो रहा है तो मैं उसके खिलाफत अगर मैं अपनी आवाज को बुलंद कर रहा हूं तो आप किसी पार्टी से इंडिकेट कर दोगे। अरे भाई मैं स्वतंत्र नागरिक हूं, सुमित शर्मा एक आम नागरिक है। कांग्रेस ने 70 साल तक देश को लूट लिया, देश को बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं किया, और मोदी जी आए हैं जो कचरा था, कचड़े को साफ करने का काम कर रहे हैं। अब मैं कहता हूँ कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। काउंट करवा रहा हूँ। क्या किया बताइए? काउंट करवा रहा हूँ, काउंट करते जाए। IIM किसने दिया, IIT किसने दिया, और सुनिए जब 1969 में जब आर्थिक संकट आया था भारत के अंदर, तो निजी संस्थान और सरकारी संस्थान के बीच में एक सार्वजनिक संस्थान ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था तमाम, जिसने क्रांति लाई थी देश के अंदर, जिसकी वजह से रोजगार की क्रांति आई थी, जिसकी वजह से आर्थिक व्यवस्था में क्रांति आई थी। आपको पता है इसरो किसने दिया, DRDO किसने दिया, इमरजेंसी किसने लगाई? सुनिए इमरजेंसी की बात तो आ गई, जब इसको जवाब देश की जनता ने दिया। की हत्या किसने करवाई? सुनिए आप या तो एक सिखों की हत्या कह रहे हो ना, आप सिखों की हत्या आप कह रहे हो। आप पता है आपको वो पंजाब अमृतसर जिसके खालिस्तानियों ने कब्जा कर चुका था, उसको खाली कराने का काम अगर किसी ने किया था, उसी इंदिरा गांधी की सरकार ने करा था। आप कह रहे हो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराकर आज भारत के 7 सिस्टर 7 राज्य बची हुई है नॉर्थ ईस्ट का, तो इंदिरा गांधी की देन है, वरना चाइना आज आपके 7 सिस्टर 7 राज्यों को कब्जा कर चुका होता पाकिस्तान के नाम से, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। आप बता रहे हो मिलने कब जा रहे हैं? कैमरे तरफ देखिए, बताइए। मुझे राहुल गांधी से क्या लेना देना। राहुल गांधी विपक्ष में, राहुल गांधी अपनी जगह रहे, अपने घर में रहे, लेकिन देश की जनता की आवाज की बात करते रहे। मैं इतना ही मानता रखता हूं। विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम होता है एक जनप्रतिनिधि का काम होता है, हर प्रतिनिधि का काम होता है जनता की आवाज को सदन के अंदर उठाए। मेरा काम ये नहीं। मोदी जी भी उठा रहे हैं भैया, मोदी जी भी उठा रहे हैं। कौन सरनेम क्या होना चाहिए वो उठा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी उठा तो रहे, मोदी जी आपके साथ उठाएंगे क्या? मोदी जी उठा तो रहे, कब्रिस्तान और शमशान का मुद्दा उठा रहे, मोदी जी उठा तो रहे। किसका नाम? मोदी जी उठा तो रहे। दिक्कत आपको क्यों हो रही है साहब? आपको दिक्कत ना हो। से बता रहे हैं कि कौन क्या है। आप मोदी जी की बात करते हो हैं? आप
वहां बातें आती है किसी और चीज की बातें, मैं सोचता हूँ देश का प्रधान है, देश का प्रधान अर्थव्यवस्था पे बात करेगा। मैं मानता हूँ कि देश का प्रधान है, देश का प्रधान बात करेगा, रेलवे के ऊपर बात करेगा, एयरपोर्ट के ऊपर, अडानी के ऊपर बात करेगा। जो भाई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत बन चुका है, बन चुका है, और क्या 5 ट्रिलियन बीजेपी वाले कह रहे हैं। फिर आप या तो बीजेपी वाले कह दिए या हकीकत को बयां कीजिए। बीजेपी वाले कहने से, बीजेपी ने तो ये भी कह दिया कि बीजेपी ने ये कह दिया कि देश में उन लोगों को रोजगार नहीं मिले जो योग्य नहीं है। अरे जो तो भैया बीजेपी अगर कहती है सही कहती है, मानना पड़ता है, भरोसा कीजिए उनके ऊपर। बीजेपी जो कहती है वो सही कहते हैं। अरे मोदी जी ने कहा नोटबंदी, हाँ। 1500 नोट बंद हो गए ना, सारी चीजें हुई ना। सुनिए, मोदी जी जो कहते, तो मोदी जी देश के हित में कितना कार्य, नोटबंदी से आपका और मेरा क्या घर भर गया, अर्थव्यवस्था हमारी अरे सही हो गई। आतंकवादियों कमर टूट गई है। आतंकवादियों की कमर टूट गई तो पुलवामा अटैक कैसे हुआ? आतंकवादियों की कमर टूट गई तो महाराष्ट्र के अंदर नक्सली ने हमला कैसे कर दिया? आतंकवादियों की कमर टूट गई तो छत्तीसगढ़ के अंदर कैसे हमला हुआ? आतंकवादियों की कमर टूट गई तो तमाम घटनाएं, जो आतंकवादी घटनाएं हो रहे हैं, पठानकोट कहां से हुआ? अरे भाई कहां से कहां ले जा रहे हो? आतंकवादियों की कमर टूट गई तो कश्मीर के अंदर सेनाओं को पहरा देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर आतंकवादियों की कमर टूट गई तो अरुणाचल प्रदेश और असम और नागालैंड में जो नक्सली है उसके कमर टूट क्यों नहीं गई? अगर आतंकवादियों की कमर टूट गई तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र के अंदर नक्सलियों की आवाज कैसे बुलंद हो रही है? कश्मीर में अभी जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई तो किस तरीके से भाई बहन राहुल और प्रियंका वहां पर जो कि बर्फ से खेल रहे थे। पहले वहां पर क्या होता था? गोलाबारी, बमबारी, बंदूकबाजी, गुंडाई होती थी। अब वहां पर बर्फ पड़ रहा है। आज से पहले 2014 से पहले श्रीनगर कोई जाता नहीं था। अरे मोदी जी की देन है, मानिए भाई 370 हट गई। आपके कहने से मान लो, आप या तो अपनी बात रख लीजिए, मैं कह तो रहा हूँ 2014 से पहले क्या भारत की जो तमाम जनता है, सब विभिन्न प्रदेशों के जो जनता है, सैलानी थे, वो श्रीनगर के अंदर नहीं जाते, डल झील आप घूमने के लिए नहीं जाते 2014 से पहले। आज 2014 से पहले लद्दाख भारत की जनता घूमने के लिए नहीं जाता था, आती थी वहां से। आपने कह दिया और मैंने मान लिया। देश की जनता को हकीकत पता नहीं है कि क्या है, नहीं है, आपको पता नहीं है। अगर कश्मीर के अंदर सैलानी पहले जाते थे या नहीं जाते थे? एनएचपीसी का प्लांट जो पावर प्रोजेक्ट है, 3 पावर प्रोजेक्ट, कहाँ कश्मीर के अंदर नहीं था क्या? वो पाकिस्तान के अंदर था। तो अगर कश्मीर के अंदर एनएचपीसी के प्लांट, तमाम यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, आईआईटी, ये सारे कॉलेज अगर वहां थे तो आपने कैसे कह दिया कि कश्मीर भारत से अलग था? अचानक से मोदी जी आए तो कश्मीर भारत का हुआ। अरे भैया कम से कम इतना तो देख लो, जिस फिंगर कोट की बात कर रहा हूं मैं, उस फिंगर कोट की बात कर रहा हूं जहां पे कहते हैं मोदी जी, पहले तो चाइना ने कब्जा कर चुका था है? अब तो चाइना कांप रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो जो चौथे फिंगर पे थे ना, आज 8वें फिंगर पे आके टेंट बना के बैठे हुए, तंबू बना के बैठे हुए, और वहां तक कह रहा हूँ हेलीपैड बना के बैठ गए। आप कह रहे मोदी, अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हो, अरुणाचल प्रदेश में आके चाइना ने कब्जा कर चुका है। देश को गुमराह कर रहे हैं आप, मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है आप। मेरा किसी को गुमनाम करने का साजिश नहीं है, मैं कह रहा हूं मोदी जी कम से कम इतना हकीकत तो बयां कर दो सदन के अंदर कि मेरे से देश संभल नहीं पा रहा है। पुलवामा अटैक मेरे अंदर हुआ है, किसी और सरकार में नहीं हुआ है। जनता जानती है देश संभल रहा नहीं संभल रहा है। कह रहा हूं, आप सुन लीजिए, इसीलिए जनता ने 2024 में बहुमत दिया। अब 2019 बहुमत दिया, अब 2024 आने जा रहा, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे लगातार तीसरी बार। ये तमाम कुछ मीडिया जो है, चुनंदे मीडिया है, उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री दोबारा बन रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का डर सता रहा है। तभी मोहन भागवत का बयान आ जाता है किसी वर्ग को खुश करने के लिए कि जातीय और वर्ण व्यवस्था जो है ये भगवान ने नहीं, यहाँ पे ब्राह्मणों ने लाया था। किसी वर्ग को भागवत के बयान का समर्थन करते हैं आप? सुनिए, समर्थन और ना समर्थन की बात मैंने क्या कहा? अगर वो हकीकत निकल के आ गया, संघी का मैं पूछ रहा हूं जो सवाल, उसका जवाब दीजिए। क्या आप भागवत के बयान का समर्थन करते हैं? मैं क्या कह रहा हूं, भागवत को अगर बात बिल्कुल हकीकत निकल गया, आरएसएस ठीक है, परफेक्ट है, बेस्ट है, बोलिए। सुनिए, मैं क्या कर रहा हूं, वही आरएसएस है जो विभिन्न संस्था, विभिन्न हिंदूवादी संगठन बनाकर देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रही है। और देखा कि पीठ के पीछे से ये काम हो ही रहा है, लेकिन सामने से उन्होंने क्या कहा कि 2024 में कुछ अनहोनी न हो जाए मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो उन्होंने सामने आके सच्चाई को कबूल किया। ऐसे ही 2022 के चुनाव में, गुजरात चुनाव के बीच में उन्होंने मद्देनजर किया, क्या कहा इन्होंने कि
मुसलमान से ही भारत है और मुसलमान से ही राष्ट्र का सर्वोपरि और राष्ट्रीय एकता है। तो मैं कह रहा हूँ अगर निकल के वही आरएसएस के तमाम हिंदू संगठन अगर आग उगलने का काम करता है। आपने देखा था दिल्ली के अंदर ही धर्म संसद हुआ था जंतर मंतर पे, तो उन्होंने क्या कहा था, एक बाबा जी ने, एक संत ने क्या कहा था कि शस्त्र उठा लो, हथियार उठा लो। और वहाँ कौन थे, 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ने वाले गुरुकुल के जो बच्चे थे, जिनको ना तो धर्म का मतलब नहीं पता है, जिनको जाति का मतलब नहीं पता है, और आप तो उनको धर्म की रक्षा करना जरूरी है भाई, धर्म खतरे में आ रहा है। क्या धर्म से आप क्या इंडिकेट करना चाहते हो? धर्म से क्या नहीं होगा ये बताइए। मैं कह रहा हूँ, मैं धर्म से इंडिकेट करता हूँ माता पिता की रक्षा करना, माता पिता की सेवा करना, वही मेरा सर्वोपरि धर्म होता है सर। प्रकृति की रक्षा करना, प्रकृति के पालन पोषण करना, वही मेरा मंदिर धर्म। नहीं जाएंगे आप, पूजा नहीं करेंगे। सुनिए, मंदिर में, अब मंदिर के ऊपर बात आ गई तो मैं एक तंज कसता हूँ मैं आपको। हिंदू में आखिरकार हिंदू कौन लोग हैं ये बता दे। तमाम एससी एसटी ओबीसी जनरल सब हिंदू हैं, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे जनरल हो, सब हिंदू हैं। इस चीज के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पे, ओबीसी एससी एसटी आदिवासी दलित महिला सारे। महिला को केरल के मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है, तो आप कहते हो कि मंदिर हिंदू है। अपवाद स्वरूप हो जाती चीजें। नहीं, अपवाद स्वरूप के अंदर वही उत्तराखंड के अंदर तमाम महिलाओं को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है कि मंदिर के अंदर मुझे भी दर्शन करने का आज़ादी मिले। वही ओबीसी नेता को अभी हाल फिलहाल अखिलेश यादव जी को, पहले की बात नहीं करता, अभी हाल फिलहाल की बता रहा हूँ, 15 दिन पहले की बात, 15 दिन पहले की बता रहा हूँ, 10-15 दिन हुआ है, मंदिर में जाने दिया नहीं गया। सुनिए, उसके बाद भी सुन लिए, पूर्व राष्ट्रपति महामहिम, देश का महामहिम होता है, उनको केदारनाथ मंदिर के कपाट तक नहीं जाने दिया। किनको? पूर्व राष्ट्रपति को नहीं पता, आपको रामनाथ कोविंद को है। तो अब कौन हिंदू में कौन एडजस्ट करता है, ये तो पहले क्लेरिफाई कर दे कि हिंदू आखिर कौन है। तो इन चीज़ों पे जाओगे तो इन चीज़ों पे आप अटक के रह जाओगे। हिंदू मतलब ये नहीं है कि 2-4 लोग ही हिंदू हैं। और मैं जातिवाद में जाना नहीं चाहता हूँ, मैं आप हिंदू हैं? नहीं, मैं हिंदू हूँ। आप हिंदू हैं? बिल्कुल, मैं हिंदू हैं। क्या पहचान होती है हिंदुओं की? आप सुनिए, हिंदू, अगर मैं हिंदू हूँ, अगर मैं सनातनी हूँ, तो आप मुझसे पहचान मानिएगा क्या? है, मैं एक पहले तो इंसान हूँ। देखिए, बीजेपी वाले कहते हैं अगर मुसलमान पहचानना है तो जालीदार टोपी होगी, उनके जो है शरीर पर कुर्ता पजामा होगा, ये सारी चीजें होंगी तो समझ जाइए मुसलमान है, कपड़ों से पहचान कर लीजिए। तो अगर आप हिंदू हैं तो आपकी क्या पहचान भाई साहब? सुनिए, मेरे लिए हिंदू, अगर मैं सनातनी हूँ ना, अगर मैं सनातनी हूँ तो मेरे लिए माता पिता ही सर्वोपरि है। मेरे लिए सनातन में एक ही चीज़ कहा गया है, वसुदैव कुटुंबकम। अगर मेरे अंदर ये चीज़ें भावना है वसुदैव कुटुंबकम, तो मैं अपने आप में एक हिंदू हूँ और सनातन हूँ। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं है तो वो तमाम लोग सनातन और हिंदू नहीं है। मोदी जी को कितना नंबर देंगे? सुनिए, जो तमाम लोग अपने आप को हिंदू हिंदू कहते हैं ना, हिंदू के नाम पे जो उन्माद फैला रहे हैं, वो लोग हिंदू नहीं है, वास्तव में हिंदू नहीं है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल यही है कि मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं देश के लिए, तो 10 में कितना नंबर देंगे मोदी जी को? मैं तो जो उनके कार्यकाल 8 साल के कार्यकाल के हिसाब से 0/सन्नाटा नंबर दूंगा। 0/सन्नाटा का मतलब क्या है कि उन्होंने मुझे जो आश्वासन दिया था, जो उन्होंने मुझे एक भविष्य का एक जो लोभन दिया था, उस लोभन पे एक भी काम नहीं किया। उन्होंने बहुत सारे लोभन मुझे दिए थे, जिनको मैं 2022 के अमृत काल में जब उनसे पूछने जा रहा था कि कहाँ हर घर छत है या नहीं है, उनसे 2 करोड़ घर मिल गया, नल मिला कि नहीं मिला, नल में जल है या नहीं है, नौकरी मिली कि नहीं मिली, ये सारे सवाल थे। ये सारे सवाल थे, और ये सारे सवाल, तमाम सवाल जो थे, उन सवाल का जवाब नहीं मिला, उनका कुछ हो ही नहीं पाया। और यहाँ तक कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हकीकत आप बताइए, देहरादून वाला मासूम बच्चे, नौकरी जो मांगेगा उस पर लाठियां बरसाई जाएंगी, उसको परेशान किया जाएगा, लेकिन जो वहीं कांवड़ यात्रा पर निकलेगा उसके ऊपर फूलों की बरसात की जाएगी। पूरी बातचीत कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, राजघाट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।